Welcome to my channel Success Planet by Anjali 2.0. Today I will explain the next topic of poverty as a challenge, that is measurement of poverty. First of all कि measurement of poverty कैसे पता चलती है, क्यों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्यों इसको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इरिगेट द poverty and uplift the situation of below poverty line families, okay? जिसे आप लोग BPL families के नाम से जानते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ किसे कहेंगे। BPL का नाम आप लोगों ने बहुत ही सुन रखा है। तो BPL फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश की जाती है। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत होती है कि पता करने की कि हु पीपल आर इकोनॉमिकली वीक एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले कि कौन पुअर है और कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। एक स्टेटस मेंटेन कर लिया गया है। इसको फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकंड इज इनकम मेथड, ओके। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे पता किया जाता है कि पॉवर्टी है या नहीं है। इसके लिए एक मैकेनिकल टेक्निक है जिसके थ्रू जाना जाता है, जैसे कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनका पर डे का क्या एक्सपेंडिचर या पर डे उनकी टोटल मैक्सिमम फूड रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, इसको मेजर किया जाता है। एक्सपेंडिचर का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। इनकम की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ एक्सपेंडिचर की हो रही है। तो एक्सपेंडिचर यानी कि इंसान कितनी टोटल नंबर ऑफ फूड रिक्वायरमेंट उसकी पर डे होनी चाहिए, यहाँ पर इसको समझाया जा रहा है। तो कितनी होनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में लोग फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं, थोड़ा मेंटल वर्क होता है, तो वहाँ पर 2100 कैलोरी पर डे की होनी चाहिए किसी भी इंसान की फूड रिक्वायरमेंट। और रूरल एरियाज़ में चूँकि लोग फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डेली फूड रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2400 कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इतना अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो एक तो ये मेथड है जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। सेकंड इनकम मेथड है जिसे आप बहुत ही अच्छी से पहचान सकते हैं कि इनकम मेथड में एक इनकम आइडेंटिफाई कर दी गई है कि कितनी इनकम होनी चाहिए अर्बन एरियाज़ में और कितनी होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में 816 रुपीज़ पर मंथ की इनकम होनी चाहिए। उससे नीचे अगर किसी की है तो वो पॉवर्टी लाइन में है, और अर्बन एरियाज़ में 1000। तो इस तरह से ये इनकम का भी लेवल सेट कर दिया गया। जैसे एक्सपेंडिचर का लेवल सेट है उसी तरह से इनकम का भी लेवल सेट कर दिया गया, और फिर उसके अकॉर्डिंग कौन बिलो में आता है कौन अबव में आता है इसको आइडेंटिफाई करती है गवर्नमेंट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होता है उसे आप समझिए कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन है वो एक एजेंसी के थ्रू, नोडल एजेंसी जिसे कहा जाता है, वो सेटअप करती है, जिसका काम होता है कि सर्वे करके या किसी भी तरह से ये पता लगाना कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कितने लगभग परसेंट हमारे देश में लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। नोडल एजेंसी इज सेट अप फॉर एस्टिमेटिंग द नंबर एंड प्रपोर्शन ऑफ द पीपल living below the poverty line at national and state level and separately the rural and urban areas। तो इस तरह से नोडल एजेंसी जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के अलावा नेशनल और स्टेट लेवल पे भी एक सर्वे के ज़रिए ये पता करती है कि कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और कौन से नहीं, और वो अपनी रिपोर्ट देती है NSSO। अब ये NSSO क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। हर चीज़ मैं ही नहीं आपको बताऊंगी, आपकी बुक में दिया है, ये क्लू है आपके लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज करेंगे, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और देखते हैं कि कितने लोगों को
ये ढूंढने से मिल जाता है। ठीक है, तो ये नोडल एजेंसी जो है ये अपना सर्वे करती है और NSSO को अपनी रिपोर्ट देती है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो बुक में दिया है कि चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर ने जो दी थी दिसंबर 2005 में उनको दिया गया था ये करने के लिए। उन्होंने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अकॉर्डिंग जो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर था वो रूरल एरियाज़ में 446.68 रुपीज़ था और रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ में 578.80 इन अर्बन एरियाज़ में था। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया 2000, ये हम बात करें 2005-06 की। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिससे लोगों के कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का पता चला। यहाँ इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि कितना लोग अपने ऊपर खर्च कर पा रहे हैं। जब पैसा होगा, जब उनके पास इनकम होगी तभी तो खर्च कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशन की। तो रूरल एरियाज़ में अलग तरीके की पॉवर्टी पाई जाती है, मतलब ऑक्यूपेशंस अलग अलग होते हैं, और उसी तरह से अर्बन एरियाज़ में भी अलग अलग होते हैं। रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं या एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कॉजल लेबरर्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स और टेम्प्रोरी टेनेंट्स, उसके अलावा शेयर क्रॉपर्स और डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, मतलब जो एबल ही नहीं होते हैं। तो जिनके पास लैंड नहीं होता है ज़्यादातर वो रूरल एरियाज़ में लेबर की तरह वर्क करते हैं और भी कोई काम करते हैं, नहीं तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉवर्टी पाई जाती है। तो प्लानिंग कमीशन ने ये पता किया कि लगभग 58 to 60% जो लोग हैं वो टोटल एग्रीकल्चर लेबर से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 25% तक लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इसी तरह से अर्बन एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं और डेली वेज वर्कर की तरह, मतलब डेली वेज वर्कर की तरह काम करते हैं, कोई परमानेंट उनकी जॉब्स नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं, कुली, स्मॉल पेटी शॉप्स कीपर, उसके अलावा स्मॉल आर्टिसंस या स्लम लेबर और होटल वर्कर्स, ये सारे अर्बन एरियाज़ में आते हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। इसका मतलब कि ये जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन इनकी जॉब जो होती है एक तरह से अनएम्प्लॉयड ही की तरह होती है, कि मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे उनको रहना पड़ रहा है। और जब उनके पास इतनी इनकम नहीं है तो वो उतना एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते। तो एक्सपेंडिचर के मेथड के द्वारा भी ये पता किया जाता है कि कौन सा इंसान पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब यहाँ पर हम इंडिया के लिए देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से ये पाई जाती है। NSSO का जो सर्वे हुआ था, मैं बार बार नाम ले रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। NSSO का जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया को भी अलग अलग स्टेट्स की स्थिति के अनुसार देखा गया कि कौन सा स्टेट में ज़्यादा पॉवर्टी है और कौन से में नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में एक जैसी पॉवर्टी पाई जाती। कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग तरीके डेवलप किए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग पाए जाते हैं वो कम पाए जाते हैं। हालांकि ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ओवरऑल कितने लोग पॉवर्टी लाइन में हैं के नीचे हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। आप लोग ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बताती रहती हूँ, ये आपको एक तरह से रट जानी चाहिए ये सारी बातें। तो यहाँ पर पॉवर्टी जो इंडिया के बारे में बात की गई तो वहाँ उसमें मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सारे जो हैं वो बड़े ऐसे बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें बिहार और उड़ीसा में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 33.7 और 37.7। बिहार में 33.7 और उड़ीसा में 37.6% तक पाई जाती है। ये दोनों स्टेट सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लाइन में आते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे भी आते हैं लेकिन इनमें उतनी पॉवर्टी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा देखिए केरल, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल जैसे जो एरियाज़ हैं उन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ाया, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉवर्टी है तो, लेकिन
कम है और इन बिहार और उड़ीसा के जो मुकाबले है उससे कम ही पाई जाती है। केरला ने क्या फोकस किया, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कम है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो फूड सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो ये राशन की दुकानों पर मिलता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया, जिससे लोगों की जो पॉवर्टी लाइन के नीचे पाए जाते थे उनकी काफ़ी ग्रोथ हो सकी और यहाँ की जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों की परसेंट है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुए। इसी तरह से हरियाणा ने क्या किया, इन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ की। और भी ऐसे स्टेट्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उसका ग्राफ देखिएगा। आपकी बुक में जो ग्राफ दिया है उसको आप लोग देखिएगा। उसमें दिया है बिहार इंडिया के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट है और केरला सबसे कम। ठीक है, अब ऑफकोर्स आप जानना चाहेंगे कि यूपी किस जगह पर है। यूपी 5th नंबर पर है और यहाँ 29.4% तक पॉवर्टी पाई जाती है। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स में भी अलग अलग पॉवर्टी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब यहाँ पर उस पॉवर्टी को मैग्नीट्यूड करने की, पहचानने की, उस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों है। अब आपको पता है कि इंडिया हैज़ वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज बट ड्यू टू अनस्किल्ड लेबर फोर्स, टेक्निकल बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन 3 चीज़ों की वजह से सबसे पहले तो जो लेबर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, मतलब उनके अंदर इतनी स्किल नहीं है कि वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्निक बना सके। फिर टेक्निकल बैकवर्डनेस भी है, मतलब टेक्निक भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है। लोग जब एजुकेटेड नहीं होंगे टेक्निक कौन डेवलप करेगा, लोग डेवलप करेंगे। तो जब एजुकेशन नहीं होगी तो किस तरह से लोग टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चूँकि हमारी जो प्लानिंग कमीशन है उसने आइडेंटिफाई किया है, तो उन्होंने अर्बन और रूरल एरियाज़ ने भी बताया कि किस तरह से अर्बन और रूरल एरियाज़ में कितने % तक टोटल पॉवर्टी पाई जाती है। ये तो अभी हमने स्टेट्स की बात की थी। अब हम रूरल और अर्बन एरियाज़ की बात करें, वो भी ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर हम पुराने टाइम की बात करें 1974, 73, 74 की और 1919 और 2000 की बात करें, अभी यहाँ मतलब अब लगभग 20 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ और भी चेंज हो गया होगा। और भी आप अगर नेट से सर्च करेंगे तो आपको और भी ऐसे रेट्स मिल जाएंगे या रेशियोज़ मिल जाएंगे जो न्यू होंगे। बिल्कुल आपकी बुक में जो दिए हैं वो मैं बता रही हूँ कि 1973 और 74 में रूरल एरियाज़ में जो % था लोगों का वो 56 था, जो 2000 तक घटकर 27 हो गया, यानी कि लगभग हाफ पे आ गया। उसी तरह से अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर 49% तक पॉवर्टी थी, वहीं अब 23 हो गई है, ये भी लगभग हाफ के आसपास आ गई है। तो टोटल जो पॉवर्टी बनी वो 54.9 बनी थी, जो अब 26.9 रह गई है। इट मीन्स हाफ हो गई इतने सालों में। तो आप सोच लीजिए 2000 से 2020 तक तो और भी चेंजेस हुए होंगे, तो ये पॉवर्टी लाइन जो है रूरल और अर्बन एरियाज़ में और नीचे चली गई होगी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि मेज़र कैसे किया जाता है, क्यों मेज़र करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि उनकी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत रहती है। पॉवर्टी अगर हम छोड़ दें पुअर इंसान को, पुअर लोगों को, तो वो क्या करेगा, वो और पुअर होता जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, तो वो पहले पहचानेगी ना कि कौन पुअर है, पहले उसको पहचानेगी तब उसकी मदद कर पाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी। और उसके अलावा भी कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस स्टेट में नहीं। आपको पता है कि हमारे वहाँ स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने वहाँ की पॉवर्टी के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे केरला की स्टेट ने वर्क किया तो केरला की जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव कर गई। इसी तरह से अगर बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे तो शायद वहाँ पर भी इस तरह, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके अलावा पॉवर्टी को पहचानने और उसको
ख़त्म करने के क्या कारण है और किस तरह से किया जाए, वो मैग्नीट्यूड भी जान लिए आपने। आई थिंक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन आज का समझ में आ गया होगा। सभी लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर ज़रूर लें। थैंक यू।